हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं शुरू से ही। इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो जो रिलेट कर रहा है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस से। इलेक्ट्रिक चार्जेस ये क्या है ये देखते हैं अभी साथ के साथ। स्टैटिक का मतलब है जो रेस्ट पे है चीज़। ठीक है, तो जो भी चार्जेस रेस्ट में हैं उनकी स्टडी जब हम करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। ठीक है, अब पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है। चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? चार्ज चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अंदरूनी प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। चार्ज क्या है? किसी भी मटेरियल की एक अंदरूनी प्रॉपर्टी है जो क्या कर रही है, वो दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट या रिपेल करने में मदद कर रही है, मतलब उस पर फोर्स लगाने में हेल्प कर रही है। वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेज भी हो सकती हैं, वो फोर्स रिपल्सिव फोर्सेज भी हो सकती हैं। ठीक है, जितने भी मटेरियल, जैसे यही एक मटेरियल है, इसके ऊपर भी चार्जेस हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी चार्जेस हैं, मेरे ऊपर चार्जेस हैं, इसकी इस चीज़ के ऊपर चार्जेस, सभी मटेरियल्स के ऊपर चार्जेस हैं कुछ। ठीक है, उन्हीं चार्जेस को बोल रहे हैं हम, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो हर एक मटेरियल की। ठीक है, अब चार्ज दो तरह के होते हैं बेसिकली, तो एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये हमें अच्छे से पता है, जब भी चार्जेस अनलाइक होंगे, अनलाइक चार्जेस मतलब दोनों अलग चार्जेस होंगे, तो उनमें जैसे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उनमें फोर्स कैसी होगी? अट्रैक्टिव फोर्स होगी। जो फोर्स लग रही होगी उनमें वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाली फोर्स होगी। ये हम पढ़ के आए हैं 10th तक भी। जब लाइक चार्जेस होंगे, लाइक का मतलब है पॉजिटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो उसमें रिपल्शन होगा, रिपल्सिव फोर्सेज लग रही होंगी वहाँ पे। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात है, ये बहुत बेसिक सी बात है। अब देखते हैं चार्ज की ना, जो चार्ज होते हैं हमारे, उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एडिटिव, कि चार्जेस जो होते हैं वो एडिटिव रहते हैं नेचर में। एडिटिव का मतलब क्या है? मेरे पास एक पूरा सिस्टम है, एक तरह का कुछ भी है मेरे पास ये, इसमें अलग अलग चार्जेस हैं जिनकी Q1 वैल्यू हो सकती है, Q2, Q3 एंड सो ऑन Q1। अब मैं इस पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज निकालना चाह रहा हूँ, तो टोटल चार्ज मैं कैसे निकालूंगा? तो Q टोटल अगर मैं QT से बोल रहा हूँ, तो वो Q टोटल सिंपली मैं निकाल सकता हूँ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन प्लस Q1। तो एडिटिव का मतलब है कि चार्जेस का एल्जेब्रिक सम किया जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई है इसकी, चार्ज की, कि वो एडिटिव है नेचर में। सेकंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है, इसका बेसिक मीनिंग समझने की देरी है बस, बाकी ये भी इजी चीज़ है फिर। ठीक, क्वांटाइजेशन जब हम बोलते हैं तो एकदम से तुम्हारे सामने एक्सप्रेशन आएगा Q इक्वल्स टू एन ई और एन इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। क्वांटाइजेशन का मतलब है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर क्वांटाइज है, उसका मतलब है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कुछ ही एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ लेगी, उसके अलावा दूसरी कोई वैल्यूज़ नहीं लेगी। जैसे Q इक्वल्स टू एन ही बोल रहा हूँ, चार्ज क्वांटाइज है, मतलब चार्ज ये वैल्यूज़ ले सकता है, इसके अलावा कोई और वैल्यूज़ नहीं ले सकता, जिसमें एन की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 हो सकता है। क्वांटाइज होने का मतलब देखो, बेसिक एग्जांपल से समझो। मेरे पास एक बिल्डिंग है, उसमें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है एंड सो ऑन। ठीक है, अब 0 फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर आ रहा है, 0 के बाद 0.1 0.2 0.3 फ्लोर नहीं आ रहे हैं, 0 के बाद 1 फ्लोर आ रहा है फर्स्ट, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर आ रहा है सीधा। ठीक है, इस तरह से आ रहे हैं। तो जिसमें फ्लोर्स हैं वो क्या है? क्वांटाइज है नेचर में। फ्लोर एक क्वांटिटी मान लो, जैसे चार्ज एक क्वांटिटी है, फ्लोर भी क्वांटिटी है, जिसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। ऐसी चार्ज की वैल्यू 0 हो सकती है, प्लस माइनस ई हो सकती है, प्लस माइनस 2 ई हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्वांटाइज है नेचर में। ठीक है, जहाँ पे ई जो है वो बेसिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। जो कुलम होता है वो इसकी एसआई यूनिट होती है चार्ज की, ये हम पढ़ के आए हैं 11th में। कुलम कैपिटल सी से इसके डिनोट करते हैं। ठीक है, इतनी बात। दो प्रॉपर्टीज़ होगी। तीसरी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व रहता है, इसका मतलब क्या है? मेरे पास कोई भी प्रोसेस है, मेरे पास कोई भी आप रिएक्शन ले लो, जैसे इसके एग्जांपल के लिए मेरे पास एक NaCl है, मैंने चुटकी भर नमक लिया, और मैंने उसकी एक रिएक्शन कराई जिसमें Na और Cl में टूट गया अलग अलग। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो, इनिशियली NaCl के पास कितना चार्ज था टोटल? वो एक न्यूट्रल था, न्यूट्रल कंपाउंड है, यानी टोटल चार्ज कितना था? 0 था। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? +1 है। यहाँ पे टोटल चार्ज -1 है। तो जो रिएक्शन से पहले जितना चार्ज है, रिएक्शन के बाद भी उतना ही चार्ज होना चाहिए, ये कहने का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज मेरा 0 हो गया। टोटल चार्ज मेरा 0 हो गया, मतलब रिएक्शन से पहले भी टोटल चार्ज 0 था, रिएक्शन के बाद भी टोटल चार्ज 0 है। तो चार्ज क्या है? कंजर्व है एक तरह से, चार्ज एक कंजर्व है। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ होगी। अब मान लो तुम्हें ये चार्ज है, ये तुम्हें कहीं मिला, तुमने इससे पूछा, हाँ भाई कौन हो तुम? तो ये तुम्हें बताएगा कि मैं चार्ज हूँ, मेरा नाम चार्ज है, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, और मैं एडिटिव हूँ नेचर में, मैं क्वांटाइज भी हूँ नेचर में,
और मैं कंजर्व भी रहता हूँ लड़ाई झगड़े में, ठीक है ना। मतलब लड़ाई हुई तो 2 मेरे अगर कोई मारा गया तो मैं भी इसको 2 ही मारूंगा, कंजर्व कर दूंगा चार्ज को, ठीक है। एक तरीके से याद रखने की चीज़ है वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है, ठीक है। अब हमने चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज उसकी डेफिनेशन समझ ली है कि चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है। अब सपोज मेरे पास 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। मेरे पास 2 चार्जेस हैं, एक Q1 है चार्ज, एक Q2 है चार्ज, ठीक है। अब कूलम्ब्स लॉ क्या बोल रहा है, जो चार्ल्स कूलम थे भाई साहब, ये चार्ल्स भाई साहब थे, जो चार्ल्स कूलम, ये कूलम यही लगा लो। चार्ल्स कूलम भाई साहब ने क्या बोला कि अगर 2 चार्जेस हैं मेरे पास, अगर वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं, अगर वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं तो इनमें कुछ फोर्स लगेगी। वो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकती है और रिपल्सिव हो सकती है, वो डिपेंड करेगा चार्ज की पोलैरिटी के ऊपर। लेकिन जो फोर्स होगी, अगर मैं उसको कैपिटल F से दिखा रहा हूँ, ये फोर्स जो होगी ना, जिस फोर्स की कूलम बात कर रहे हैं, वो फोर्स प्रोपोर्शनल रहेगी डायरेक्टली इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ये प्रोपोर्शनल रहेगी 1/r² के, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के, r² के। और हम फाइनली बोल सकते हैं कि F जो होगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा Q1 Q2/r² के, Q1 Q2/r² के। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² आ जाएगा। इस 1/4πε0 को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम कई बार K, कैपिटल K से भी दिखाते हैं, कैपिटल K इक्वल्स टू 1/4πε0, K इक्वल्स टू 1/4πε0, ठीक है। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2/r², यानी K को मैं यहाँ से बोल सकता हूँ F r² Q1 Q2। यानी अगर मैं इसकी SI यूनिट बनाना चाहूँ K की, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की, वो बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी K की जो वैल्यू है 1/4πε0, इसकी यूनिट्स भी हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो इसके मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन उसमें से हटाएंगे तो मेरे पास 1/4πε0 आ जाएगा। इसकी यूनिट्स हमने निकाल के देखिए क्या है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया नॉर्मल की, हमने बता दिया है कि ये फोर्स इतनी लगेगी, यानी मैंने इसका मैग्नीट्यूड तुम्हें बता दिया है कि इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ गया है, इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास ये आ गया है। अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ठीक है। इनका नाम तुम याद रख सकते हो तो रख लेना, चार्ल्स कूलम था, चार्ल्स कूलम जिन्होंने फिर कूलम्ब्स लॉ दिया, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें, इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। कंसिडर कर रहा हूँ सिर्फ वेक्टर फॉर्म को लिखने के लिए, तुम कुछ भी कंसिडर कर सकती हो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, कुछ भी, ठीक है। अब ये फोर्स इसके ऊपर ये चार्ज इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, तो उस फोर्स को मैं बोल रहा हूँ F21, यानी दूसरे पे लगने वाली। F21 क्या है, F21 है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ऐसे ही मैं F21 क्या है, जो Q2 Q1 पे लगा रहा है, जो Q1 Q2 पे लगा रहा है, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, मतलब इसके ऊपर जो ये फोर्स लगा रहा है वो क्या है, ये है F21। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, अगर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जो सेकंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज फोर्स लगा रहा है वो F21 है, उसको ऐसे लिखते हैं। और जो फर्स्ट चार्ज पे सेकंड चार्ज फोर्स लगा रहा है उसको ऐसे लिखेंगे F12, ये भी वेक्टर है। यानी F12 क्या हुआ, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, ठीक है। अब Q1 से Q2 की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बोलते हैं, वो है R12, और Q2 से Q1 की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बोलते हैं, वो है R21। इसमें सिंपल डायरेक्शन चलेगी, 1 से 2 इधर से इधर, 2 से 1 इधर से इधर, ठीक है। अब सिंपली और कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें फोर्स के एक्सप्रेशन लिखने हैं। तो अगर मैं F21 लिखना चाहूँ, F21 क्या है, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। Q1 जो भी फोर्स लगा रहा है इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो 1/4πε0 ही आएगा सिंपल, ठीक है। 1/4πε0 Q1 Q2 आएगा अपॉन r² भी आएगा। अब देखो, ये इस डायरेक्शन में जा रही है F21, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा है, ये है ना, तो सिंपली यूनिट वेक्टर R12 कैप लग जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म होगी पहली फोर्स की, जो कि ये इसके ऊपर लगा रहा है, ठीक है। अगर मैं F12 निकालना चाहूँ, जो कि ये इसके ऊपर लगा रहा है, दूसरा पहले के ऊपर, वो क्या होगा, सिंपल बिल्कुल 1/4πε0 Q1 Q2/r² R21 कैप। क्योंकि F12 इधर की डायरेक्शन लग रही है, इधर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है,
यूनिट वेक्टर ये है, ठीक है ना। तो ये वाली फोर्स आ जाएगी ये। अब अगर तुम इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे वो सेम आएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, टोटल मैग्नीट्यूड सिर्फ इतना ही आएगा जिसकी हमने बात की थी। तो यानी ये जितनी फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है उतनी फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये थी, तो ये था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्लियर है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होपफुली आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।